f माइनस 1/u। तो जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो हमारी इमेज डिस्टेंस आएगी वो होगी 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें समझना है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आइए जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जो है वो रेशियो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है उसे h डैश से रिप्रेजेंट किया गया है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे s से रिप्रेजेंट किया गया है। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि है m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस में इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसे हम मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि है m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी काफी मदद करेगा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो चलिए अब हम मैग्निफिकेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है जो कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से 4 गुना बड़ी है। तो हमें मिरर से इमेज की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं जो कि होगी 12 सेंटीमीटर माइनस की और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज की 4 गुनी है। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस का 4। तो अब हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे m इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू वाला। तो जब हम इस इक्वेशन में इनकी गिवन वैल्यूज को रख देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो है माइनस का 48 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम मिरर को इमेजेस के बेसिस पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम मिरर को इमेज की फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की गई है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है अलग अलग पोजीशन के लिए तो वो मिरर प्लेन मिरर होता है। और अगर मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की गई है वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से सभी पोजीशंस के लिए तो वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। और अगर मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो तो वो मिरर कॉनकेव मिरर होता है। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट जो कि था रिफ्लेक्शन वो खत्म होता है। तो अब हम समझते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि है रिफ्रैक्शन, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कि ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट की पाथ चेंज हो जाती है जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और ये होता क्यों है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो बेंड हो जाती है। तो अब हम ये जानते हैं कि लाइट कब किधर बेंड होती है। तो जब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा होता है। लेकिन इन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रेयर और डेंसर मीडियम आखिर होते क्या हैं। तो रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें कि लाइट की स्पीड कम होती है। और जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड इससे कम होती है। तो चलिए अब हम रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, यानी कि जो स्विमिंग पूल का जो तल होता है वो हमें एक्चुअल से थोड़ा ऊपर दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट एयर से वाटर मीडियम में जाती है, या हम कह सकते हैं कि लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जिसके कारण हमें पूल की जो गहराई है वो हमें एक्चुअल गहराई से कम दिखाई देती है। और रिफ्रैक्शन का दूसरा एग्जांपल है लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स हायर, यानी कि जब हम कांच के गिलास में लेमन को रखते हैं तो लाइट की मीडियम चेंज होने के कारण साइड से देखने पर हमें लेमन बड़ा दिखाई देता है। इसका तीसरा एग्जांपल है लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब, मतलब कि जो बुक के लेटर होते हैं वो हमें ऊपर की तरफ दिखते हैं जब हम ग्लास स्लैब की हेल्प से उन्हें देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट का जो मीडियम है वो एयर से ग्लास में चेंज होता है जिसके कारण लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और जो लेटर्स है वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल रिफ्रैक्शन के। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो ग्लास स्लैब होता है उससे रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो आप सपोज कीजिए कि ये हमारी एबीसीडी एक ग्लास स्लैब है जिसमें कि यहाँ पर मीडियम एयर है और इधर ग्लास स्लैब है तो ग्लास मीडियम है। तो ये है हमारी नॉर्मल लाइन सीडी वाली सरफेस पर और ये है एक और नॉर्मल लाइन एबी वाली सरफेस पर। तो इन दोनों नॉर्मल लाइंस को हम एन और एन डॉट से डिनोट कर देते हैं। तो अब आप सपोज कीजिए कि ये है एक इंसिडेंट रे जो कि एयर मीडियम से ग्लास में आ रही है। तो आप जानते हैं कि एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है और ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। इसके बाद लाइट रे जो है वो ग्लास मीडियम से निकलकर एयर में चली जाएगी, लेकिन जब ये लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो ये हो
कहलाएगी हमारी फाइनली रिफ्रैक्टेड रे। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है एयर में और इसका एक्चुअल पाथ है ये वाला, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे कि मान लो x, जिसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पर डिपेंड रहता है, जो कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा है ग्लास स्लैब की थिकनेस। ये जो B से C की जो दूरी है वो होगी थिकनेस। अगर ये थिकनेस जाना होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जाना होगा, अगर ये थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो अब हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेस आउट ऑफ अ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जब लाइट जो है वो ग्लास स्लैब से पास होती है, उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन होता है उसके दो लॉज होते हैं, जिसमें कि पहला है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन होती है दोनों मीडियम के इंटरफेस पर, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करती है। और रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। इट इज एक्सप्रेस्ड एज sin i अपॉन sin r। मतलब कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है किसी भी गिवन मीडियम के लिए वो कांस्टेंट होता है, और इसी को हम स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसे हम दो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये है दो पॉइंट जिनमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग दिया है। तो अगर इन दोनों का मीडियम जो है वो सेम होगा तो इनका sin i अपॉन sin r का जो रेशियो है वो भी सेम होगा। तो अब हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि ये जो है वो रेशियो होता है लाइट की स्पीड का गिवन पेयर ऑफ मीडियम में, जिसे कि n से डिनोट किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 और मीडियम 2 में उसके रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो पहले मीडियम की जो वेलोसिटी है उसे हम v1 और दूसरे मीडियम की जो वेलोसिटी है उसे हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिखा है 1 and 2 इक्वल्स n2 अपॉन n1, तो इसका मतलब है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में, या फिर हम कह सकते हैं किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड एज कम्पेयर टू लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू c अपॉन v। यहाँ पर c जो है वो लाइट की स्पीड है एयर में, जो की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v जो है वो लाइट की स्पीड है अदर मीडियम में। तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि जो एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, जो कि है 1.0003, और जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, जो कि है 2.42। तो अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड इस न्यूमेरिकल को देखिए, जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का 2.42 और लाइट की स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ कुछ नहीं, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाकर लाइट की स्पीड निकालनी है डायमंड के अंदर। तो जब हम इस फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारी जो डायमंड की स्पीड आएगी वो होगी 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लेंसेज के बारे में। तो गाइस ये रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो हमें यहाँ पर लेंसेज के बारे में डिटेल में कंप्लीट स्टडी करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। तो लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दोनों सरफेस से घिरा होता है, जिसमें कि एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल होती हैं। तो लेंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, जो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो अब हम ये समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉर्नर से पतला होता है और सेंटर से मोटा होता है, और ये जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसीलिए इन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो कॉनकेव लेंस है वो कॉर्नर्स पर थिक यानी कि मोटा होता है और ये सेंटर पर पतला होता है, ये जो है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लेंसेज से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। तो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ये वाला पॉइंट, और इसे कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पॉइंट से लाइट रेज जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास होती है। तो अब हम देखते हैं कि लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता है और ये क्या होता है। तो ये जो है वो स्फीयर का सेंटर होता है जिसका लेंस पार्ट होता है, इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो स्फीयर के दो पार्ट से फॉर्म होते हैं और उनमें दो कर्व सरफेस भी होती है, इसीलिए इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये जो है वो दो इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस होती है जिसके जो लेंस है वो पार्ट होते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि लेंसेज के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होता है। तो अब हम समझते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है।
होता है। तो लेंसेज के अंदर दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो पहले हम समझते हैं पहले फोकस को यानी कि f1 को। तो ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ से रेज स्टार्ट होती हैं या उधर की तरफ आती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और दूसरा प्रिंसिपल फोकस यानी कि f2 एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। वो लेंस के दूसरी साइड कन्वर्ज हो जाती है या फिर सेम साइड पर मिलती हुई दिखती है लेंस के रिफ्लेक्शन के बाद। और दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकी होता है वो रियल होता है और जो कॉन्केव लेंस का फोकाई होता है वो वर्चुअल होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फोकाई वर्ड को यूज किया, फोकस क्यों नहीं किया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्फेरिकल लेंसेज में दो फोकस होते हैं और फोकाई जो है वो फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। तो अब हम समझते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है। तो ये जो है वो डिस्टेंस होती है लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और अंत में हम समझते हैं कि अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर जो है वो स्फेरिकल लेंस के सर्कुलर आउटलाइन का इफेक्टिव डायमीटर होता है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के नियम। तो इसके टोटल 3 रूल्स होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह हमेशा लेंस के दूसरे साइड फोकस से पास होगी। तो अब सपोज कीजिए ये कोई लाइट रे है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ये रे जब लेंस पर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस फोकस से पास होगी। और दूसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब कि अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से पास हो रही हो तो वह रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमेज होगी लेंस के दूसरी तरफ। तो आप सपोज कीजिए कि ये कोई लाइट रे है जो फोकस से पास हो रही है और लेंस पर स्ट्राइक कर रही है। तो लेंस पर स्ट्राइक होने के बाद ये रे रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। मतलब कि अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के पास होगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो रूल्स को समझने के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनमें इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी 6 केसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। तो चलिए रे डायग्राम की हेल्प से इसकी इमेज को फॉर्म करते हैं। तो मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और वहीं से कुछ पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आ रही हैं। तो जब ये रे लेंस पर स्ट्राइक करेंगी तो ये सभी रेज फोकस से क्रॉस करेंगी, जैसा कि हम कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक लाइट रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो दूसरे फोकस यानी कि f2 पर फॉर्म होगी और जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, यानी कि लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअल में मीट करेंगी और इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होगी। इसी के साथ साथ इमेज जो है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी कि काफी ज्यादा छोटी होगी। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2f2 के पीछे रखा होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें कम से कम 2 रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रे हमने ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। तो ये जो रे है वो बिना किसी डेविएशन के लेंस से सीधी पास हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये दोनों जो रे है वो इस पॉइंट पर मिल रही है। तो इमेज यहीं पर फॉर्म होगी। तो अब हम इस फॉर्म्ड इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो ये इमेज जो है वो दूसरे फोकस यानी कि f2 और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि c2 के बीच में बनेगी और इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ साथ इमेज जो है वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटी होती है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन के तीसरे केस को देखते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो c1 पर रखा होता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि c1 पर रखा हुआ है। इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए हम कम से कम 2 रे ड्रॉ करेंगे। तो एक रे हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे हम ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये दोनों जो रे है वो इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो इमेज भी इसी पॉइंट पर फॉर्म होगी। तो अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो c2 पर होगी और जो इमेज का नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का चौथा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो f1 और c1 के बीच में है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए भी हम 2 रेज ड्रॉ करेंगे, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो पहली जो रे है ये वाली, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद f2 से पास होगी और दूसरी रे है ये वाली, ये बिना किसी डेविएशन के सीधे जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये दोनों जो रे हैं वो आपस में इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इमेज भी यहीं पर फॉर्म होगी। चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो ये जो इमेज है वो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि c2 के पीछे फॉर्म होगी और इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। इसके साथ साथ जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं इमेज
फॉर्मेशन का पांचवा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पर लोकेटेड रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पर रखा हुआ है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ से दो रेस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो पहली रे हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से पास होगी, और दूसरी रे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये रे बिना किसी डेविएशन के सीधे पास होगी। तो जब हम इन दोनों रेस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों रेस पैरेलल रेस हैं जो कि आपस में कभी मिल नहीं सकती। तो ऐसे में इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आइए देखते हैं। तो ऐसे में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी और उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो हाईली मैग्नीफाइड यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का सिक्स्थ और आखिरी केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस और फर्स्ट फोकस यानी कि F1 के बीच में होता है। तो इसकी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम दो रेस को ड्रॉ करेंगे। तो पहली रे हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि रिफ्लेक्ट होकर F2 से निकलेगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के सीधे पास होगी। तो जब आप इन दोनों रेस को ध्यान से देखेंगे आप नोटिस करेंगे इस साइड दोनों के रेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइड तो ये दोनों रेस कभी मिल नहीं सकते। तो इसके अपोजिट साइड में हम दो इमेजिनरी रेस को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये रेस मीट करेंगी और इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस फॉर्म्ड इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज है वो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगी, और इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेजिनरी लाइंस के मिलने से बनेगी और वो सीधी होगी। इसी के साथ साथ जो इमेज फॉर्म होती है वो मैग्नीफाइड यानी कि साइज में बड़ी होगी। इसी के साथ कॉन्वेक्स लेंस के हमारे सभी कंसेप्ट खत्म होते हैं। तो अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इसके भी टोटल 3 रूल होते हैं, जिसमें कि पहला रूल है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। मतलब कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो वो हमें उसी साइड के फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आप जानते हो कि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जैसे ही रेज लेंस पर स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हम इसे यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे है वो फोकस से आ रही है, और जब हम इसके अपोजिट इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस से पास होगी। और कॉन्केव लेंस का दूसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और तीसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। यानी कि अगर कोई लाइट रे कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, मतलब कि कॉन्केव लेंस में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। तो इसके टोटल 2 केस होते हैं, जिसमें कि पहला केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होता है। तो ये है हमारा कॉन्केव लेंस जिस पर लाइट रेज इन्फिनिटी से स्ट्राइक कर रही है। तो ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी कि दूर दूर हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में ये रेज इधर को तो मिलने से रही, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इन्हें कहीं ना कहीं तो मीट कराना पड़ेगा। तो जब हम दो इमेजिनरी रेज को ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों रेज F1 पॉइंट पर आपस में मिलेंगी और यहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस फॉर्म्ड इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड फोकस यानी कि F1 पर फॉर्म होगी। तो इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा होगा। और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि C1 के पीछे रखा हुआ है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ से दो रेज ड्रॉ करेंगे। तो एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी जो कि बिना किसी डेविएशन के सीधे जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इन रेस का मिलना काफी जरूरी है, जो कि इस साइड तो पॉसिबल नहीं है। तो इन लाइट रेस को दो इमेजिनरी रेस के थ्रू हम मीट करा देंगे। तो जब हम इन दोनों इमेजिनरी रेस को ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट पर मीट करेंगी और इमेज यहीं पर फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी, लेंस के सेम साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के सभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, मतलब कि लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। तो लेंसेज के लिए जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो बिल्कुल मिरर के जैसे ही होते हैं। तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो अब हम लेंसेज के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है लेंस फॉर्मूला। तो ये जो है वो बेसिकली रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर f जो है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस को, और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब हम लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड एक
न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉन्केव लेंस है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ हमें दी है 25 सेंटीमीटर। ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो हमें इमेज डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए लेंस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो लेंस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब हम इनमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो होगी माइनस के 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इस इमेज के नेचर को देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, जो कि लेंस के उसी साइड पर बनेगी जिधर की ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसी के साथ साथ जो इमेज फॉर्म होगी वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनेगी। तो आइए अब हम समझते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर h डैश अपॉन h। यहाँ पर h डैश जो है वो इमेज की हाइट को दिखा रहा है और h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट को दिखा रहा है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। और दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है और जब भी रियल इमेज फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब हम मैग्निफिकेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए जिसमें कि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो माइनस की होगी और जो फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर ये जो है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो पहले तो हम लेंस फॉर्मूले का यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी इमेज डिस्टेंस आएगी 60 सेंटीमीटर। तो अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाकर ऑब्जेक्ट की हाइट को निकाल लेंगे। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। तो जब हम इस फॉर्मूले में सही से वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो होगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो गाइस अब हम देखें तो इस क्वेश्चन में v जो है वो पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर है। तो इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी और इमेज का जो साइज है वो मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा हो। तो अब हम समझते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है पावर ऑफ लेंस। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब कि ये जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 1 अपॉन f इन मीटर और इसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। और गाइस कॉन्केव लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होती है। तो अब हम देखते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। तो ये जो है वो इंडिविजुअल लेंसेज की पावर का एडिशन होता है। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 एंड सो ऑन, या फिर 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 एंड सो ऑन। और मैग्निफिकेशन के लिए हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू m1 इंटू m2 एंड सो ऑन। तो अब हम पावर ऑफ लेंस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस न्यूमेरिकल को देखिए जिसमें कि कन्वर्जेंट लेंस की पावर दी हुई है 8 डायोप्टर और डाइवर्जेंट लेंस की पावर दी हुई है -10 डायोप्टर। तो हमें यहाँ पर दो चीजों को फाइंड करना है जिसमें कि पहली है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो p इक्वल्स टू p1 प्लस p2। तो जब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारी जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आएगी वो आएगी -2 डायोप्टर और दूसरी है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम जानते हैं f इक्वल्स टू 1 अपॉन p। तो p हमें दिया हुआ है -2 डायोप्टर। तो जब हम इस फॉर्मूले में p की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 0.5 मीटर, जिसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आप